मांगलिक। इंदौर में एक छोटे से घर के बाहर एक कार खड़ी थी। मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर निकलते हुए ताका झाकी करने की कोशिश कर रहे थे और अंदर तक 29 साल की लड़की साड़ी पहने अपनी पलकें झुकाई बैठी थी और कुछ लोग उसके आसपास उसको घेर के बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। सामने एक बड़ी उम्र का लड़का था जो उस लड़की को ही बार बार चोर नजरों से देख रहा था या फिर शायद उस लड़की के उसको देखने का वेट कर रहा था। लेकिन उस लड़की ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं उठाई। कोई उससे कुछ बोलता तो वो बस हाँ में जवाब दे देती। तभी उस लड़की की माँ अदिति जी अपने सामने बैठी महिला से बोली, तो हम ये रिश्ता पक्का समझें। सामने बैठी उस महिला ने एक नजर अपने पति और फिर उस लड़के की तरफ देखा तो दोनों ने पलकें झपका दी। फिर वो महिला सुधा जी अदिति जी से बोली, हमें मंजूर है, एक बार आप अपनी बेटी वैशाली से भी तो पूछ लीजिए। तभी एक कड़क आवाज गूंजी। वैशाली के पापा मनोज जी बोले, हमारे घर में लड़कियां फैसला नहीं लेती, जो बड़े फैसला लेते हैं वही घर का फैसला होता है। वैशाली की झुकी आंखों में नमी आ गई। तभी लड़के के पापा विपिन जी बोले, ये तो आपने अच्छे संस्कार दिए हैं बच्ची को, वरना तो आजकल की लड़कियां सीधा घर से भागी जाती है। मनोज जी फिर अपनी तेज आवाज में बोले, हमारे घर में अगर किसी लड़की ने ऐसा ख्याल भी लाया तो वो अच्छे से जानती है उनकी समाधि घर के बाहर होगी। अंदर डोर के पीछे छुप के खड़ी दो लड़कियां डर सी गई। विपिन जी मुस्कुरा दिए और बोले, हम बहुत भाग्यशाली है जो आपके घर की बेटी हमारे घर बहू बन के आएगी। वैशाली सबकी बातें सुन के अपने मन में यंग हंस दी। बहू बहू ही तो समझते हैं, कोई बेटी क्यों नहीं बोलता। वैशाली अपने मन में सोच रही थी कि वैशाली की मम्मी ने वैशाली के हाथ में मिठाई की प्लेट जबरदस्ती पकड़ाते हुए कहा, चलो अब सबका मुंह मिठा कराओ। वैशाली को तो अब आदत हो गई थी वेटर बनने की। ये तो उसके लिए 49वां रिश्ता जो आया था और वैशाली ये भी जानती थी कुछ ही देर में ये लोग भी उसको मना करके चले जाएंगे। लेकिन फिर भी वो सिर नीचे करके उठी और बारी बारी सबके आगे प्लेट करने लगी। अदिति जी ने भी वैशाली की तारीफों के फूल बांधना शुरू कर दिया। बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। अगर आपको पसंद नहीं होगा तो अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ देगी। आप तो ये समझ के चलिए एक सुशील बहू अपने घर लेकर जाएंगे यहाँ से। वैशाली फिर मन में हंस पड़ी और बोली, सरकारी नौकरी की ही तो वजह से इतने रिश्ते आते हैं, वरना तो ये मेरे ही घर वाले फांसी दे देते मुझे। और बहू क्यों, सीधा नौकरानी बोलो ना। वैशाली मिठाई की प्लेट लेकर लड़के के पास तक आ गई थी कि लड़के ने मिठाई उठाते हुए वैशाली के हाथ को छू लिया। वैशाली ने तुरंत नजरें उठा के उस लड़के को देखा तो उसकी आंखों में एक बार फिर नमी तैर गई। वो 45 साल का कोई आदमी था। उस आदमी ने वैशाली को देख के आंख मार दी और अपना विजिटिंग कार्ड वैशाली के हाथ में पकड़ा दिया और कॉल करने का इशारा किया। वैशाली ने अपनी नजरें झुका ली, फिर शांति से आके अपनी माँ के पीछे खड़ी हो गई तो लड़के वाले खड़े हो गए और लड़के की माँ सुधा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, तो बहन जी अब हमको इजाजत दीजिए, हमको आपकी बेटी बहुत पसंद आई। बस घर जाके पंडित जी से सीधा शादी का मुहूर्त निकलवा के आपको 1-2 घंटे में कॉल करके बता देते हैं। सभी के फेस पर मुस्कान आ गई और अदिति जी ने लड़के वालों को विदा कर दिया। लड़के वालों के जाते ही डोर के पीछे जो लड़कियां छुपी थी वो बाहर आ गई और जो नाश्ता बचा था वो जल्दी जल्दी उठा के कुछ खाया और कुछ अपने हाथों में भर लिया कि तभी अदिति जी और मनोज जी अंदर आए तो सब सुन्न होकर खड़े हो गए। मनोज जी ने एक नजर वैशाली को घूर के देखा और अदिति जी से बोले, इस लड़की से बोल दो इतनी मुश्किल से कोई लड़का तैयार हुआ है, अभी पंडित जी जो जो रस्म और रिवाज बोले शांति से बिना मुंह बनाए कर दें। अदिति जी ने
अपना सिर हाँ में हिला दिया। मनोज जी अपनी किराने की दुकान जाने के लिए अपना फोन और स्कूटी की चाबी उठाते हुए घुमा के वैशाली को ताना मारते हुए बोले, कुछ शुभ काम होता है तो पहले ही ये मुंह बना के बैठ जाती है। इसकी काली नजर पहले काम को बिगाड़ देती है। वैशाली चुपचाप सिर नीचे करके खड़ी थी। शायद ये उसके लिए कुछ नया नहीं था। 7 साल से वो यही ताने गालियां ही तो सुन रही है। मनोज जी ताने मारते हुए घर से निकल गए कि वो दोनों लड़कियां खुशी से उछलने लगी और आपस में बोली, अब इस मंगली की शादी हो जाएगी तो हमारा भी नंबर लग जाएगा। वैशाली ने अपनी दोनों बहनों को एक दर्द भरी मुस्कान के साथ देखा, फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि घर का लैंडलाइन फोन बजा। अदिति जी ने फोन उठाया तो दूसरे साइड की बात सुन के वो रोने लगी और बोली, बहन जी कोई तो उपाय होगा, एक बार पंडित जी से बात करके देखिए। पर कॉल कट हो चुका था। अदिति जी बस इतनी सी बात सुन के वैशाली समझ गई थी लड़के वालों का फोन था और उन्होंने भी शादी के लिए मना कर दिया और अब उसकी मार खाने की बारी आ गई। उसका सोचना था कि अदिति जी गुस्से में बेलन लेकर आई और वैशाली को मारते हुए बोली, डायन तू मर क्यों नहीं जाती? ऐसी मांगलिक है तू कि बड़े से बड़ा मांगलिक लड़का भी तेरे से शादी करने के बाद संकट में आ जाएगा। 29 साल की हो गई है पर शादी का पता ठिकाना नहीं है। तेरी वजह से तेरी ये दोनों बहनें पड़ी हुई है। तेरी वजह से तेरे भाई की शादी नहीं हो पा रही है। लड़के वाले बोलते हैं जिस घर में 3-3 कुंवारी लड़कियां हो उस घर में अपनी लड़की नहीं देंगे। अब क्या बताऊं उन लोगों को, ये मांगलिक लड़की जो पड़ी है मेरे घर में हमारा नाश करने के लिए। अदिति जी बस वैशाली को बुरा भला कहते हुए मारी जा रही थी और वैशाली चुपचाप बस आंखें बीचे रोते हुए दर्द सह रही थी। दर्द मार पड़ने का नहीं, अपनी ही माँ से इतनी जली कटी बातें सुनने का था। वो मांगलिक थी, इसमें उसका क्या दोष? उसके मंगल दोष को दूर करने का कोई उपाय नहीं था तो उसकी क्या गलती थी? लेकिन सब तो उसको और उसके नसीब को ही दोष देते थे। वैशाली शांत खड़ी सिर नीचे करे मार खा रही थी। उसको अब मार खाने की भी आदत पड़ चुकी थी। अदिति जी वैशाली को मारते हुए थक गई तो वह थक के चेहरे पर बैठ गई और बोली, तू चली जा यहाँ से। तुझे कोई लड़का पसंद हो तो भाग जा उसके साथ, बस हमारा पिंड छोड़ दे। तेरी वजह से तेरी इन दोनों बहनों की शादी नहीं हो पा रही है। तू तो है ही मनुष्य, पर तेरी वजह से इन दोनों की शादी की उम्र निकली जा रही है। तेरा भाई, ये लड़कियां सब तेरी वजह से बैठी हैं। चली जा, कहीं भी जाके मर, बस चली जा वरना मैं मर जाऊंगी। बोलते हुए अदिति जी का गला सूखने की वजह से खांसने लगी। वैशाली की दोनों बहनें आगे आई और वैशाली को घूरते हुए अदिति जी को लेकर अंदर चली। अब वैशाली अपने आप को रोक नहीं पाई और जमीन पर घुटनों के बल बैठ के रोने लगी। उसको आज अपनी माँ की बातें जरूरत से ज्यादा लगी थी। वो भी तंग आ चुकी थी इन सब चीजों से। 5 साल से कोई उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। उसको हर बार ऐसा फील करवाया जाता था सब दुखों की वजह वही है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपनी जान खुद ले सके। अगर ऐसा होता तो वो कब का अपनी जान दे चुकी होती। उसने एक बार नींद की गोलियां खा भी ली थी, लेकिन उसको इतनी उल्टियां हुई कि सारी दवा निकल गई और दवा का उल्टा रिएक्शन हुआ। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि घर वालों को मजबूरी में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा और वहां डॉक्टर ने तुरंत उसको चेक करके बोल दिया, इन्होंने बहुत सारी नींद की गोली ली है, इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है, ये पुलिस केस है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जैसे तैसे डॉक्टर को समझाया, ये गलती से हुआ, आप पुलिस को मत बुलाओ। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद वो डॉक्टर माना और फिर वैशाली को घर आके जिन चीजों का सामना करना पड़ा वो तो भगवान दुश्मन तक को ना दिखाएं।
तब से जो घर वाले उससे थोड़ी बहुत बात कर लेते थे वो बिल्कुल बंद हो गई। वो घर की नौकरानी और घर पर लाके पैसे देने वाली मशीन बन के रह गई। वैशाली ने अपनी हिम्मत जुटाई और हॉल में फैले नाश्ते के बर्तन उठाने लगी। यही तो काम था उसका। सुबह पहले जल्दी उठ के घर का सारा काम निपटाओ, फिर पूरे दिन 5 लोगों का खाना बना के रख के स्कूल जाओ, फिर जब 3 बजे वापस आओ तो खाए पिए सारे बर्तन धो, फिर शाम के खाने की तैयारी करके फिर रात के सारे बर्तन करके सोने जाओ। वो अकेली 5 लोगों का सारा काम अकेली करती थी। वजह बस एक थी, वो मांगलिक थी, घोर मांगलिक। उसके लिए 21 साल के होते ही लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन आज वो 29 साल की थी। उसके लिए कोई लड़का नहीं मिला। वो एक सरकारी टीचर है, इसीलिए रिश्ते भी आते रहते, लेकिन जब कुंडली मिलाई जाती तो सब मना करके चले जाते। उसने आज तक पंडितों के कहने पर अनगिनत पूजा की होगी, कभी पेड़ से शादी तो कभी बकरे से शादी, लेकिन उसकी कुंडली में कोई असर नहीं पड़ा। उसका मंगल वही का वही रहा। अगर देखा जाए तो उसकी अभी तक 3 शादियां हो चुकी है, पर पेड़ और जानवरों से। वैशाली सारा काम निपटा के अपने कमरे में आ गई, लेकिन अभी भी उसके कानों में अपनी माँ की आवाज गूंज रही थी। उसके बोले वो कटु वचन उसके दिल को कुचल रहे थे। वैशाली ने कुछ सोचा और सो गई। अगली सुबह वैशाली रोज की तरह सुबह 5 बजे उठ गई। चेहरा सुजा हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे और होठ सूखे हुए, लेकिन जैसे शरीर आदतों का गुलाम हो गया था, वैसे ही मन भी अब आहटों पर काम करने लगा था। बिना किसी शिकवे के वो फिर रसोई में लग गई। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। पिछली शाम जिस लड़के ने उसे कार्ड दिया था उसी का मैसेज था। आप बहुत सुंदर है वैशाली जी, आपसे एक बार अकेले में मिलना चाहता हूँ, हम बात कर सकते हैं? वैशाली ने ठंडी सांस ली, फोन लॉक किया और रसोई की तरफ लौट गई, लेकिन अब उसका मन कुछ और सोच रहा था। उसी दिन दोपहर में जब सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, वैशाली अपने कमरे में गई। अलमारी से पुराने कागजों का एक छोटा सा बंडल निकाला। उसमें उसका B.Ed का सर्टिफिकेट, नियुक्ति पत्र और एक फाइल थी जिसमें उसने अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। महीनों पहले ट्रांसफर शाहजहाँपुर के एक गांव में मांगी थी, बहुत दूर, जहां उसका कोई नहीं था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए सोचा, कोई नहीं होना ये तो मेरा अब सबसे बड़ी ताकत है। 3 दिन बाद सुबह जब सब उठे, वैशाली गायब थी। उसका कमरा खाली, अलमारी में कुछ कपड़े नहीं थे, न बिस्तर न चप्पल। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी, माँ, पापा और सबको प्रणाम, मैं जा रही हूँ, कहीं मरने नहीं, बस जीने। अब और किसी पूजा, किसी पंडित, किसी दोष का बोझ नहीं उठाना। आपने जो कुछ किया शायद आपकी मजबूरी रही हो, लेकिन मैं अब खुद के लिए जीना चाहती हूँ। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं खुद से तो कर सकती हूँ। अब वैशाली सिर्फ बहू बनने के लिए नहीं, एक इंसान बनने के लिए जिएगी। आपकी मनहूस बेटी। वैशाली 4 महीने बाद शाहजहाँपुर के उस दूर दराज के गांव के सरकारी स्कूल में नई मैडम के चर्चे थे। सख्त अनुशासन पर बेहद दयालु, बच्चों से प्रेम करती थी। उनकी माँओं को स्कूल बुलाकर शिक्षा का महत्व समझाती थी। उसके पास एक पुरानी स्कूटी थी, खुद खाना बनाती, बच्चों को पढ़ाती और शाम को पास के मंदिर में जाकर लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती। उसका नाम था वैशाली पांडे। एक दिन शाम को जब वो स्कूल से लौटी तो उसके दरवाजे पर एक चिट्ठी पड़ी थी। लिफाफे पर लिखा था, माँ। वैशाली चौंकी, खोला तो आदित्य जी की हैंडराइटिंग थी। वैशाली, तू खुश तो है ना? तेरे जाने के बाद हम सब कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। तेरा भाई आज भी तुझसे बात करने को तड़प रहा है। वह मैं, तेरी माँ। मैं हर रोज पछताती हूँ। मुझे माफ कर दे। जो तुझे तेरा नहीं मिला उसका गुनहगार मैं हूँ, लेकिन अगर कभी चाहो तो इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बेटा,
तू जहां भी है बस तू खुश रह, तेरी माँ। वैशाली ने वो चिट्ठी चुपचाप पढ़ी और बहुत देर तक हाथ में पकड़े रही। फिर वह अंदर गई, अपनी नोटबुक निकाली और ऊपर लिखा, मांगलिक। वो नहीं जो कुंडली में दोष हो, बल्कि वो है जो समाज की रूढ़ियों से लड़ने की हिम्मत रखे।